नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलते हुए एनडीए की जो सरकार है उसको 11 साल हो चुके हैं और ये जो 11 साल है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष है, उसमें आर्थिक मोर्चे पर देश ने क्या प्रगति की है, चाहे महँगाई की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, आर्थिक वृद्धि की बात हो, ये जो मोर्चे हैं, ये कैसे रहे भारत के लिए, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और नमस्कार। जी, सामाजिक राजनीतिक विषय तो सभी जानते समझते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी रुचि आजकल आर्थिक विषयों पर भी रहती है और हमने देखा कि किस तरीके से जो भारत है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसी की ताकत थी कि G7 का इन्विटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ा, क्योंकि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक उभरती और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम देखे जा रहे हैं। तो ये जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों का, और खासतौर पर 1 वर्ष जो गठबंधन की सरकार का रहा है, उसमें आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत ने क्या प्रगति की है सर? प्रभा साक्षी के सभी श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11 वर्ष हमारे मोदी जी की सरकार को कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं, वो उसके सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और 1 वर्ष भी ख़त्म हो रहा है तीसरे कार्यकाल का। वैश्विक स्तर पे अगर, जैसा आपने सही कहा कि वैश्विक स्तर पे अगर देखें तो भारत की जो स्ट्रेंथ है वह उसकी इकोनॉमी जो मजबूत तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसके कारण पहचान बन रही है। चाहे अभी आपने G7 की बात की है, G20 का सफल आयोजन है, वैश्विक स्तर पे क्वाड है, ब्रिक्स है, इवन SCO है और ऐसे अनेक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इन सब में भारत को महत्वपूर्ण तरीके से बुलाया जा रहा है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे आज हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI आ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, GDP तो है ही, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गए और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर यूनिकॉर्न, इन सब में डिफेंस इंडस्ट्री, इन सब में भारत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रगति कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और यह सारी जो आर्थिक प्रगति है पिछले 11 साल से, वह अपने आप नहीं हुई। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी तो ऑटो मोड पे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे को 2014 तक लगभग 60 साल में हम 11वें पायदान पे थे और उसके बाद आज चौथे पायदान पे पहुंचे इतने 10 साल में, तो यह एक व्यापक सोच और एक इकोसिस्टम को चेंज करने के कारण हुआ है। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लीजिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का काम ले लीजिए, डिफेंस में अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करके हमारे जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट है, जो एक समय में लगभग 70-80% ग्लोबल लेवल पे हम परचेज करते थे, वो आज पिछले साल 68% डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आज हम एक दिन में 100 जो सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। चंद्रयान का सक्सेसफुल लैंडिंग हम लोगों ने किया, तो आज लो कॉस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लैंडिंग को भेजने की जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत में मजबूती से उसकी स्पेस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंतर्गत हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर चुके हैं। एक समय, कोविड के समय में, इतनी बड़ी हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था को एक चैलेंज इकट्ठा हुआ था कि चिप टेक्नोलॉजी और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कंटेनर्स हैं, शिप्स हैं, उनके अंदर बॉटलनेक क्रिएट हो गया था लॉकडाउन के कारण और चाइना की पॉलिसी के कारण। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिप टेक्नोलॉजी को डोमेस्टिकली डेवलप करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट PLI के माध्यम से दिया और उसके कारण हम देखते हैं कि जो चिप टेक्नोलॉजी है, उसको चाहे ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है, कंप्यूटर है, IT सेक्टर है, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी, तो विकास के रास्ते पे तो हम बढ़ ही गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन सब के रास्ते पे तो आगे बढ़े हैं, लेकिन विरासत को, यानी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी पूरी तरह से ध्यान रखते हुए
और उसको उसकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का काम मोदी जी ने किया है, जिसको हम कुंभ के सफल आयोजन के रूप में देखते हैं कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जिस तरह से उसमें व्यापकता आई है उसको हम देखते हैं। अयोध्या जो राम मंदिर का निर्माण है, आज ग्लोबल इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम अयोध्या में इन्वेस्ट करें। काशी कॉरिडोर, एक समय 5,000 तीर्थयात्री वहाँ पे रोज आते थे, आज लाखों तीर्थयात्री वहाँ जा रहे हैं। तो यह जो पूरी विकास भी, विरासत भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, करप्शन फ्री इकोसिस्टम, जीएसटी, वर्चुअल असेसमेंट, इनमें ट्रांसपेरेंसी लाना, सोशल वेलफेयर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बिल्कुल लीकेजेस ख़त्म करना, जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ता जा रहा है, सरकार के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एकदम रिवोल्यूशनाइज तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। मैं कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बोर्ड पे भी हूँ। एक समय था जब इनको लायबिलिटी माना जाता था, उनको कहते थे डिसइन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे फॉर गेटिंग आउट ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये जो अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर सरकार के रिसोर्सेज जो फंस रहे हैं उनसे निकल जाना चाहिए बाहर। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसी साल 4 लाख करोड़ का उन्होंने कंट्रीब्यूशन सरकार के एक्सचेकर को डायरेक्ट किया है। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर उनका प्रॉफिट हो रहा है। 11 लाख करोड़ का कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंतर्गत प्लान्ड है। तो यह पूरी तरह से एक रिफॉर्म हो गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नाउ ड्राइविंग इंडियन इकोनॉमी। तो सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आर्थिक जगत में जिस तरह का प्रधानमंत्री जी का जो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने का, भारत को आगे ले जाने का जो एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसको मैं आज अंडरलाइन आपके माध्यम से करना चाहता हूं, जो कई बार चर्चा में इतना नहीं आता। जी सर, आपने काफ़ी सारी उपलब्धियां दिखाई, लेकिन हमने देखा कि आज ही कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ गई है, महंगाई से जनता त्रस्त है। वो कह रहे हैं, जो कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वहाँ से पोस्ट किया गया है कि लोग अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं, उस तरीके से लोगों के घर चल रहे हैं। तो पिछले जो 10-11 साल रहे हैं, बड़े एक तरह से अच्छे दिन की कल्पना की थी, लेकिन बुरे दिन की तरह से देखे गए हैं, ऐसा कांग्रेस ने ट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस की मुझे सोच और उस पर उसकी जो वैचारिक दिवालियापन पे बड़ा कई बार असमंजसता भी होती है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लगभग 125 साल हो गए जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी सोच में इतनी संकीर्णता कैसे आ गई। देखिए, अगर कांग्रेस के डेटा पे हम चलेंगे या एनएसएसओ के डेटा पे चलेंगे, आरबीआई के डेटा पे चलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा पे चलेंगे, वर्ल्ड बैंक की बातों को वो नकारना चाहते। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 27 करोड़ लोगों को पिछले कुछ 4-5 साल में हमने गरीबी की अटर पॉवर्टी की रेखा से बाहर उबारा है, 27 करोड़ लोगों को। इसका मतलब कांग्रेस के राज्य में 27 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग गरीबी के अटर पॉवर्टी में रह रहे थे। इतने साल आपने 60 साल इस देश में राज किया, क्या किया? और आप आरबीआई कह रहा है कि हमने इन्फ्लेशन जो है वो 4% का टारगेट आरबीआई ने रखा, उससे नीचे हम 3.4% के इन्फ्लेशन पे। आप कह रहे हो महंगाई वो कर रही। अगर कभी फल सब्जी किसी के दाम बढ़ गए तो सीजनल है, बट आरबीआई का डेटा बहुत क्लियरली बताता है कि महंगाई की दर हम बहुत कंफर्टेबल है। और इसी के लिए परसों ही आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत सीआरआर रेट घटा दिया, जो लैंडिंग प्राइम लैंडिंग रेट घटा दिया। तो इतना सब स्टेप्स लाया, लगभग 2 लाख करोड़ का क्रेडिट मार्केट में, और आरबीआई ने इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए पुश करने का काम किया है। 3 लाख के करीब का उन्होंने डिविडेंड सरकार को रिसोर्स के रूप में दिया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनले, ये तो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। डोमेस्टिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं,
डेफिसिट हमारे अंडर कंट्रोल है। आज अमेरिका को डेफिसिट के साथ प्रॉब्लम हो रही है, बुरी तरह डेफिसिट्स में फंसा हुआ है। हमारे यहाँ डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, हमारे यहाँ एफडीआई पूरे विश्व की सबसे बड़ी एफडीआई भारत में आ रही है। $100 बिलियन से ऊपर की एफडीआई एक साल में आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर हो गए। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर अच्छे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं में हम अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम आगे ले जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बना रहे हैं। हम स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स जैसे 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए, और फिर भी उन्हें समझ आ रहा, हम बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, गल्फ कंट्रीज से। हम हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी में आज हम क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर रहे हैं। तो फिर कहाँ पे या तो चर्चा करें, विषयों पे करें, केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को देने से मुझे नहीं लगता कि वह कुछ अचीव कर पाएंगे, और लगता है कि उनको समझ में कमी है या उनका वैचारिक दिवालियापन मुझे सामने नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस सरलता के साथ आर्थिक जैसे गूढ़ विषयों को आम आदमी को सरल भाषा में समझाया है, न सिर्फ समझाया है बल्कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उसका भी आपने करारा जवाब दिया है कि आपने सही कहा कि किसी पार्टी के आंकड़ों को मानना चाहिए या आरबीआई के या जो ग्लोबल हमारे जो एजेंसियां हैं उनके आंकड़ों को मानना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।